वो बहुत अच्छा लिख पाती हैं। उनके लिखे हुए एक एक शब्द को अगर पढ़ा जाए तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है और सही एक रास्ता मिलता है अगर हम कहीं फंसते हैं तो हम युवाओं के लिए उनका लेखन बड़ा ही शुभ मार्गदर्शक है, प्रेरणादायी है। तो आदरणीय दीदी, आपको निमंत्रण है। आदरणीय श्वेता चक्रवर्ती दीदी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें ये फिर से पुनः बुलाया, सो अवसर दिया। आज का जो टॉपिक है आज का जो टॉपिक है वो है हम सफल कैसे बने। और सफलता तो सभी चाहते हैं, तो आइए इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार गायत्री मंत्र बोलते हैं, फिर इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप जब फोन किए थे ना, उसके बाद गलती से लग गया था एक बार। एक बार सभी से अनुरोध है कि जो बात नहीं कर रहे हैं वो अपना म्यूट कर लें। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति में। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम चाहते क्या हैं। सफलता, ठीक है। तो सफलता का अगर हम परिभाषा पूछें आप लोगों से कि सफलता की क्या परिभाषा है, तो कोई बता सकता है? कोई भी एक बताइए। सफलता से आप क्या समझते हैं? कोई भी परिभाषा दे सकता है। एनीबडी? दीदी प्रणाम दीदी। प्रणाम। दीदी मेरे अनुसार सफलता यह कहलाएगी किसी भी पूर्व निर्धारित चीज को समय अनुसार को प्राप्त कर लेना सफलता होगी। जैसे कोई शिक्षक ही है, वो शिक्षक बनना चाहता था और वो बन गया, तो उसके लिए सफलता होगी। भले वो कोई चीज छोटी हो या बड़ी हो, पर वो उसकी चाही हुई वस्तु हो, पूर्व निर्धारित वस्तु हो, और जिसने उसने समय सीमा में पा लिया, तो वो सफलता हुई। बहुत सही, बिल्कुल सही एग्जाम्पल। अच्छा, अब इसको और छोटे सिंपल एग्जाम्पल से कहते हैं कि आप मान लो एक टीवी खरीदने जा रहे हो, ठीक है। टीवी के एक पर्टिकुलर मूल्य है। मान लो कोई टीवी है 20,000 की, ठीक। आप उसको ख़रीदने जा रहे हो और आपके पास 50,000 आपके पर्स में पैसे हैं। तो वो आप अगर घर से निकलोगे टीवी खरीदने और मान लो उसकी कीमत 2-4 हज़ार रुपये बढ़ गई। आप जब आपने नेट पे चेक किया था तो 20,000 की थी। जैसे ही आप वहाँ पर पहुँचे तो 5,000 महंगी हो गई। तो आप, लेकिन आपके पास जेब में 50,000 है, तो वो टीवी आप खरीद के सफलतापूर्वक घर आ सकते हैं या नहीं? यस, नो? बताइए। दीदी थोड़ा मुश्किल होगा। फिर भी अगर आपको अगर पसंद आ ही गई तो आप ला सकते हैं, राइट? क्योंकि हाँ, क्योंकि वस्तु जितनी महंगी है उससे डबल पैसा आपके पास है। लेकिन मान लीजिए आप किसी टीवी के ऑक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, नीलामी है। अब 50,000 आपके पास हैं। आपने सोचा है कि शायद 25 बोली कितनी जाएगी, 30-40 तक जा सकती है। लेकिन आप एक चीज़ बताइए, उस चीज़ को रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, क्या आप ये बता सकते हैं कि नीलामी में आप श्योर हो सकते हैं कि वो टीवी आ जाएगी या नहीं? नहीं, क्योंकि वो नीलामी में कभी कभी सस्ती वस्तु भी अपने मूल्य से 1000 गुना महंगी हो जाती है। इसी तरह हमारे जीवन में सफलता का लक्ष्य होता है। हम लक्ष्य क्या चुन रहे हैं, इस पर निर्भर करता है कि वो लक्ष्य हमारे के मिलने की श्योरिटी क्या है, कि क्या हम कह सकते हैं कि ये लक्ष्य हम पालेंगे या नहीं पालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं। इंजीनियर ऑक्शन नहीं है, बन जाएंगे। लेकिन इंजीनियरिंग में आप किसी पर्टिकुलर पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कंपनी में टारगेट कर रहे हैं, तो अगेन वहाँ कंपटीशन हो जाएगी। और जहाँ कंपटीशन है वहाँ ऑक्शन है। वहाँ पर आप ये श्योर नहीं कर सकते कि आपने जितना योग्यता अपनी सोची है, आप उसी योग्यता के क्षेत्र में उस चीज़ को हासिल कर लेंगे। एम आई करेक्ट? अगर आप कहीं पर असहमत हो तो आप बोल सकते हैं। सफलता की परिभाषा आपने बिल्कुल सही दी थी कि सफलता का अर्थ होता है कि हमने एक लक्ष्य सोचा कि हमें यह लक्ष्य हासिल करना है, इस तय सीमा में करना है, और हमने उसको अचीव कर लिया, वो हमारे लिए सफलता है।
एक गृहिणी लड़की जो शादी के बाद अपने घर गृहस्थी संभालना चाहती है, अगर उसने शादी कर ली, उसने घर गृहस्थी संभाल ली और वो सुखमय जीवन जी रही है, तो वो सफल है। एक किसान अगर वो ट्रैक्टर खरीदना चाहता था किसानी के लिए, उसने ट्रैक्टर खरीद लिया, तो वो सफल है। कोई बड़ा महंगा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा बिजनेसमैन कोई महंगी गाड़ी का शौक़ रखता है, BMW का शौक़ रखता है, अगर वो उसको खरीद लेता है तो वो सफल है। लेकिन अगर वो BMW से छोटी गाड़ी खरीदता है तो वो अपने आप को सफल नहीं मानेगा। सफलता का पैमाना हमारी इच्छाओं पर होता है। तो सफलता का पैमाना अगर इच्छाओं पे है तो उसको पाना योग्यता पे है, योग्यता एंड पात्रता पे है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी पुस्तक में लिखा है सफलता के 7 सूत्र साधन में कि आप जब किसी चीज़ की इच्छा करते हैं तो इच्छा करने के साथ साथ आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगी। विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बढ़िया श्लोक है जो कहते हैं सभी को ध्यान रखना चाहिए कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। शिकार की इच्छा करने मात्र से शेर का पेट नहीं भरता। शेर के पास कितनी भी शक्ति, सामर्थ्य, पुरुषार्थ हो, फिर भी उसका पेट नहीं भरेगा जब तक शिकार के लिए वो प्रयास नहीं करता। सोते हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करेगा। इसी तरह आपकी योग्यता, पात्रता कितनी ज़्यादा है इस पर निर्भर नहीं करता कि आपको सफलता मिलेगी। टैलेंटेड आप 1000 हो, लेकिन आपने उस टैलेंट को यूज़ करने के लिए, निखारने के लिए, उस टैलेंट को स्किल सेट में बदलने के लिए प्रयास नहीं किया तो आप सफल नहीं हो सकते। तो अब प्रश्न उठता है कि हमको करना क्या चाहिए भाई। सबसे पहले सफल बनने के लिए सफल मन स्थिति का निर्माण करना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि भाई आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। आप कहते हो भाई हमको जाना है, कहाँ जाना है? चले जाओ बस स्टेशन पर और बोलो भाई हमको कहीं जाना है, तो कोई भी बस वाला आपको कहीं पहुंचाएगा? आप किसी शॉप में चले जाइए और वहाँ पर पूछिए कि भाई आपको क्या चाहिए, दुकानदार पूछेगा, आप बोलेंगे कुछ दे दो, वो कुछ देगा? नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है, आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए। जब तक आप कहाँ और क्या क्लियर नहीं है तब तक आप न कहीं सफ़र कर सकते हैं, न कहीं से कुछ खरीद सकते हैं। तो जीवन में सफल कैसे हो सकते हैं? आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, आपको पाना क्या है और आपका वस्तुतः लक्ष्य क्या है। चलिए आपने लक्ष्य निर्धारण कर लिया, फिर अपने आप से प्रश्न पूछिए कि भैया यह लक्ष्य क्यों चाहिए। अगर आप किसी वस्तु को खरीद रहे हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज़ यूज़ ऑफ दिस। आप इसको क्यों खरीद रहे हो? टीवी खरीद रहे हो तो टीवी देखने के लिए खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो तो कहीं आने जाने के लिए खरीद रहे हो। वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपने जीवन लक्ष्य अपना बनाया है, कैरियर लक्ष्य आपने बनाया है, वो क्यों बनाया है, उसके पीछे इंटेंशन क्या है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कमाने के लिए बनना चाहते हैं या सेवा भाव से बनना चाहते हैं? यू हैव टू बी वेरी क्लियर। अपने लक्ष्य के प्रति आपको क्लियर होना पड़ेगा। ठीक है भाई, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या चाहिए, आपने ये भी डिसाइड कर लिया आपको क्यों चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि भैया हाउ यू आर गोइंग टू अचीव दैट। ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया, हमें पता है हमें क्या चाहिए, क्यों चाहिए, लेकिन उसके लिए कुछ संसाधन भी तो चाहिए। इस लक्ष्य को हम प्राप्त कैसे करेंगे और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास प्लान ऑफ एक्शन क्या है। आपके पास योग्यता है, ठीक है, आप रेस में दौड़ सकते हैं, आप जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ दौड़ने वाले जो खिलाड़ी हैं वो हारने के लिए आपके साथ जुड़ रहे हैं। नहीं भाई, वो भी तो दौड़ने के लिए, रेस जीतने के लिए ही दौड़ रहे हैं ना। तो आप एक चीज़ बताइए कि आप उनसे आगे स्पीड में जाने के लिए आपकी योजना क्या है, आपने अपने स्टेमिना बढ़ाने के लिए क्या किया। प्रत्येक वस्तु का मूल्य है, बिना मूल्य के तो कोई वस्तु नहीं मिलती, तो आपको लक्ष्य कैसे मिल सकता है। तो आपको क्या, क्यों के बाद कैसे पर फोकस करना पड़ेगा, प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा। अगर आप IIT क्लियर करना चाहते हैं तो भाई साल भर का कोर्स है, तो आप उसको
बड़े कोर्स को आप 6 महीने में तोड़िए, फिर 3 महीने में तोड़िए, फिर 1 महीने में तोड़िए, फिर उसको 1 वीक का डिसाइड करिए, फिर 1 दिन का डिसाइड करिए, फिर 1 घंटे का डिसाइड करिए। अगर आपको किसी मंजिल तक पहुंचना है तो आपको पता होना चाहिए ना कि अगर 40 किलोमीटर जाना है, मुझे पहुंचना है 1 घंटे में, तो कम से कम उसका आधा रास्ता तो हमको आधे घंटे में कंप्लीट कर लेना पड़ेगा। उसका आधा भी हमको 15 मिनट में कंप्लीट कर लेना पड़ेगा, तभी तो आप उस लक्ष्य तक 1 घंटे में पहुंच पाएंगे। तो जब आने जाने में आपको ये क्लियर है, तो आपको विषय की तैयारी में भी क्लियरेंस होना चाहिए। तो आपका प्लान ऑफ एक्शन अगर सही होगा, एग्जीक्यूशन सही होगा, तो भाई लक्ष्य प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। हाउ के अंदर ही एक और पार्ट आता है कि व्हाट ऑल रिसोर्सेस यू नीड। जैसे सपोज मान के चलिए आप खुद पढ़ सकते हैं या आपको कोचिंग की आवश्यकता पड़ेगी। कोचिंग की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको कौन कौन से बुक मटेरियल्स चाहिए। जैसे सपोज मान के चलिए आप IAS की तैयारी करने जा रहे हैं, तो आप किस कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करेंगे और कौन कौन सी बुक का रेफरेंस लेंगे, कितने साल पहले तक के जो सॉल्व क्वेश्चंस हैं उनकी तैयारी करेंगे, प्रेजेंट का जनरल नॉलेज कैसे इकट्ठा करेंगे। ये सारी चीज़ें आपके प्लान ऑफ एक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट ऑल रिसोर्सेज आपने तैयार कर ली। अब व्हेन 1 साल में IAS क्रैक करना है, 2 साल में, 3 साल में, इस समय आपको पहले से ही क्लियर करना पड़ेगा। IIT क्लियर करना है, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको बिजनेस करना है, आपको किसी अनुसंधान में जुटना है, कुछ भी करना है, समय लिमिट तो होनी चाहिए ना भाई। कोई ऐसी रेस कोई दौड़ना पसंद करेगा जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो। हर व्यक्ति जानता है कि कोई भी रेस स्टार्ट और एंड होनी चाहिए। कोई भी खेल का टाइम फिक्स होना चाहिए। फुटबॉल है तो उसका भी टाइम फिक्स है, वनडे है, वनडे का भी टाइम फिक्स है, ओवर फिक्स है। वैसे ही आपने जो लक्ष्य बनाया है वो आपको कब स्टार्ट करना है और कब एंड करना है, वो टाइम लिमिट आपको पता होनी चाहिए, कब तक, व्हेन। अब आपने व्हेन क्लियर कर लिया, चलिए आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, व्हाट ऑल रिसोर्सेस यू नीड, कब तक चाहिए। अब आता है कि आपको उस लक्ष्य आपसे क्या कीमत चाहता है। मोबाइल ख़रीदना है तो 10,000, 5,000, 25,000, 40,000, लाखों के मोबाइल हैं। नाम तो मोबाइल है लेकिन कीमत सबकी अलग अलग है, ब्रांड अलग अलग है। उसी तरह अगर आपने कोई लक्ष्य बनाया है, सपोज मान कर चलिए अपने टीचर बनने की इच्छा की है, तो टीचर कितने लेवल तक, उसका भी लेवल है। डॉक्टर बनना चाहते हैं तो किस लेवल तक डॉक्टर बनना चाहते हैं, कितने फेमस होना चाहते हैं। एक ज़िले का भी साधारण डॉक्टर भी हो सकता है, वो अपनी रोजी रोटी कमा सकता है। एक विश्व स्तर का प्रसिद्ध भी हो सकता है। तो आपने लक्ष्य तो बनाया, लेकिन लक्ष्य का लेवल भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम उसको कब किस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। तो आपने लेवल तय कर लिया। अब जो आपने लेवल तय किया है उसके हिसाब से कीमत मांगेगा। तो आप एक चीज़ बताइए कि आप कीमत में क्या देंगे, पैसे नहीं। पैसे तो आपके उसमें खर्च हो गए ना, व्हाट ऑल रिसोर्सेस यू नीड, वो तो आपके पैसे चले गए, वो तो अलग चीज़ है। संसाधन वगैरह में तो अलग चीज़ है। आपसे कोई भी जब आप इच्छा करते हैं तो आपसे कीमत मांगती है। जैसे अगर आपको योगी बनना है तो योगी के लिए सबसे बड़ी कीमत क्या लगेगी, उसको अपनी नींद छोड़नी पड़ेगी, आलस्य छोड़ना पड़ेगा, अपना समय पूरी तरह से डिवोट करना पड़ेगा, तब जाके वो योगी बन सकता है। आपको किसी एग्ज़ाम में पास होना है तो आप क्या देंगे कीमत, समय की कीमत। जितना बड़ा लक्ष्य उतना ज़्यादा समय आपको उसमें खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत आपने कहा कि ठीक है मैं समय देने के लिए तैयार हूँ। अब समय यूज़ करने का भी अलग तरीका है भाई। बहुत लोग कहते हैं, माँ बाप तो अक्सर ही सुना होगा आपने, मेरा बेटा दिन भर पढ़ता है लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही। अब माँ बाप की नज़र में तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन कैसे पढ़ रहे हैं, आप उपस्थित हैं ये तो सब देख रहे हैं, लेकिन आप उस समय उपलब्ध हैं कि नहीं है ये कोई नहीं देख रहा। क्लास में सारे बच्चे प्रेजेंट सर, लेकिन किसी से
अगर टीचर कहे बेटा मन से कितने प्रेजेंट हो, मन से कितने लोग उपलब्ध हो यहाँ पे, तो शायद अटेंडेंस बहुत ही कम पड़ेगी। क्यों? क्योंकि शरीर तो क्लासरूम में है, मन कहीं है। सफलता आप चाहते हैं। अगर अर्जुन चिड़िया की आँख की जगह बाकी सारी चीज़ें देखेगा तो क्या वो घूमती मछली पर तीर मार सकेगा? नंबर 1 धनुर्धर बन सकेगा? नहीं। हम सभी कहानी सुन चुके हैं कि भाई शरीर जहाँ है वहाँ मन इकट्ठा करिए, तब 1 और 1 11 का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने बहुत सुना होगा 1 और 1 11 होते हैं। तो 1 और 1 11 तब होते हैं जब आपका मन और आपका शरीर एक साथ किसी लक्ष्य की ओर जुटता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं। भैया आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, कट रही है मांगीलाल भैया। ठीक है, तो मन और शरीर। अब प्रश्न उठता है भाई ठीक है, आप तो कह रहे हो दीदी मन को इकट्ठा करना, एक लक्ष्य के प्रति केंद्रित करना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है, मन भटक जाता है। हम पूजा करने बैठते हैं तो मन भटकता है, हम पढ़ने बैठते हैं तो मन भटकता है। तो भाई मन की नियति ही है कि वो क्या करेगा, भटकेगा। आप पानी डालोगे ऊपर से तो पानी का नियति क्या है, पानी का बिहेवियर क्या है? फ्लो करना। आप पानी डालिए, फ्लो कर देगा। तो आप क्या करते हो? अगर किसान को ये बात पता है कि पानी यानी फ्लो, अब उसको किसी खेत की सिंचाई करनी है तो वो क्या करेगा? पानी को 2 तरफ से नाली बनाएगा या पाइप से कवर करेगा, किसी भी तरह पानी को चारों तरफ से इस तरह से वो एक संयम की रेखा डालेगा कि पानी फ्लो तो करे, लेकिन उसकी बताई इच्छित दिशा की ओर फ्लो करे, अपनी मनमर्जी से फ्लो ना करे, नहीं तो खेत तक पहुंचेगा ही नहीं। तो आपके मन में जो विचार हैं वो जल की तरह फ्लो करेंगे। अब वो जब जल की तरह फ्लो करेंगे तो उनका काम ही है फ्लो करना, लेकिन वो फ्लो आपकी दिशा में नहीं कर रहे हैं, आपकी दिशा में नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है। आपकी इच्छित दिशा में करें तो प्रॉब्लम सॉल्व है। तो हम क्या करेंगे? परम पूज्य गुरुदेव ने इसका भी समाधान बताया। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब आपकी किसी चीज़ में रुचि होती है, रुचि मतलब इच्छा, जैसे सपोज मान के चलिए एक लड़की है, उसको खाना बनाने में बहुत अच्छी रुचि है, उसे कोई कहेगा कि आज ना ये नाश्ता बना देना, तो वो क्या करेगी? खुशी होकर जाके कर देगी। उसके लिए वो काम बोझ होगा ही नहीं। एक बच्चा है, उसको फुटबॉल खेलने की इच्छा है, उसको बोल दीजिए कि आपको ना पूरे 6 घंटे फुटबॉल खेलने हैं, बिलीव मी वो थकेगा ही नहीं। तो क्यों? क्योंकि उसकी रुचि है। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति को बोलिए जिसको फुटबॉल खेलने की इच्छा नहीं है, वो 6 घंटे काटने उसके लिए मुसीबत हो जाएंगी। उस लड़की को जो किचन में भोजन बनाना नहीं चाहती, उसको बोल दीजिए वो उसके लिए वो नाश्ता एक नाश्ता नहीं, एक बहुत बड़ा झेल हो जाएगा। कोई चिपकाने वाला स्टिकर है, दीवार पे लगाइए, चिपक जाएगा। लेकिन जिसमें कोई स्टिकर में कोई चिपकाने वाला पदार्थ नहीं है, उसको लगाइए, वो चिपकेगा दीवार पे? नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? किसी कील की आवश्यकता पड़ेगी टांगने के लिए। अब कील से कहिए भाई दीवार में आप प्रवेश कर जाइए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप देवी हैं, कील प्रवेश कर जाइए। कील प्रवेश कर जाएगी? नहीं। तब आपको क्या करना पड़ेगा? एक फोर्स की ज़रूरत होगी, हथौड़ी की। एक कागज़ जैसे चिपकाने का काम जो सरलता से हो जाता, अगर उसमें पीछे गोंद लगा होता, वही सरलता वाला कार्य सीधे ना होके अब कितने तरीके से होगा। आपको क्या करना पड़ेगा? उस कागज़ को कील की मदद से दीवार पे ठोकना पड़ेगा और उस ठोकने में एक बाहरी प्रेशर की आवश्यकता पड़ेगी। यही होता है आपके लक्ष्य निर्धारण में। अगर वो लक्ष्य आपकी रुचि का है तो उसमें ऑलरेडी गोद लगा है, आप उसमें एक्सेल कर जाएंगे, आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन जब आप में वो रुचि नहीं है, तब आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको एक फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। अब वो फोर्स कैसे देंगे आप? वो फोर्स आपको अपने आप को निरंतर मोटिवेट करना पड़ेगा, निरंतर अपने लिए कुछ चैलेंजेस लेने पड़ेंगे, जिससे आपके लिए जो सबके लिए सरल है,
वो आपके लिए अब कठिन है, क्योंकि वो काम रुचि का नहीं है। तो या तो आप उसमें रुचि डेवलप करिए। परम पूज्य गुरुदेव एक अपनी पुस्तक में लिखते हैं, प्रतिभा परिष्कार में लिखते हैं कि या तो आप जो काम कर रहे हैं रुचि, अपनी रुचि का करें, नहीं तो आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें रुचि उत्पन्न करना शुरू कर दें। तो आप बोलेंगे पढ़ाई तो, बहुत बच्चे बोलेंगे पढ़ाई तो बोरिंग चीज़ है, उसमें हम रुचि कैसे उत्पन्न करें। हमारा जो मन होता है ना, हमारा जो मन होता है, अगर उसको आप बार बार कोई चीज़ें रिपीट कराते जाएं, तो हमारे मन का जो द्वारपाल है, जो यस नो कर रहा है, जिसको पसंद नापसंद बहुत सारी चीज़ें लग रही हैं, वो बार बार जब आप उस पर हिट करेंगे नॉलेज का, तो वो क्या करेगा, वो बोर होके नो कहना छोड़ देगा। तो यदि आपको कोई लक्ष्य, मान लीजिए कोई पढ़ाई है या कोई भी चीज़ है, आपको पसंद नहीं है, लेकिन अगर बार बार आप उस काम को करते जा रहे हैं, बार बार करते जा रहे हैं, तो एक समय आ जाएगा कि आप उस काम के लिए आपका मन हार कर बोलेगा अच्छा भाई तू कर ले, और फिर आपको एक तरह से पढ़ाई आपकी ऑटो पायलट मोड में चली जाएगी। वही बात है कि जैसे आपने कील को बार बार धक्का मारा 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 हथौड़ी से, अब कील घुस गई, घुस गई तो घुस गई, अब तो उसको बार, एक बार कील घुस गई तो घुस गई, लेकिन जितना प्रयास आपको करना था आपने कर दिया, अब वो कागज़ चिपक गया। इसी तरह बार 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 आप अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होके अपने मन को बार बार समझाते हैं कि नहीं भाई तुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना, मैं पढ़ूंगा चाहे तू कुछ भी कर ले, मैं नहीं हिलने वाला। एक बंदा है जिसका ध्यान नहीं लगता, वो कहता है नहीं मुझे ध्यान करना ही करना है, तो मन कहता है नहीं क्या बोरिंग काम कर रहा है, शरीर अकड़ने लगेगा, सब कुछ करने लगेगा। वो बोलेगा नहीं मैं आधे घंटे तक उठूंगा ही नहीं, चाहे मेरा ध्यान लगे या ना लगे। अब वो आधे घंटे बैठने का प्रयास रोज कर रहा है, रोज कर रहा है, रोज कर रहा है। अब क्या है, उसने 40 दिन तक आधे घंटे बैठने का प्रयास किया। आप विश्वास मानिए 41वें दिन उसके मन से विरोधाभास हट जाएगा, वो 41वें दिन बैठेगा और उसका ध्यान घट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जो 40 हथौड़े अपने मन पर मारे कि हाँ मुझे ध्यान करना है करना है करना है, तो 41वें दिन वो ध्यान घटना शुरू कर जाएगा। वैसे ही आप किसी भी लक्ष्य के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बार बार प्रयास करते हैं, तो आपके साथ वह प्रयास फिर घटने लगता है, फिर आपके लिए आसानी हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है कि ठीक है भाई हम करना चाहते हैं, तो अगर कोई सफलता प्राप्ति का इच्छुक व्यक्ति है तो उसका शारीरिक दिनचर्या कैसा होना चाहिए, मानसिक दिनचर्या कैसा होना चाहिए और आध्यात्मिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। देखो, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। आप कैसे भी, कितने भी महान व्यक्ति हों, अगर आप खटिया पर पड़े रहेंगे तो समय पड़ने पर आप दौड़ नहीं सकेंगे। आप कितना भी स्वस्थ हो, कितने भी काजू बादाम भर भर के खाइए, जितने भी टेस्टी भोजन कर सकते हैं उतने कीजिए, लेकिन यदि आप रोज़ दौड़ने का अभ्यास नहीं करेंगे तो जिस दिन दौड़ने का समय आएगा, अगर घर में आग लग गई तो दौड़कर निकल भी नहीं पाएंगे, घर में ही जलकर मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने शरीर को दौड़ने का अभ्यास नहीं कराया। तो दौड़ने का अभ्यास शरीर को कराएंगे तो शरीर फिट रहेगा, और जब शरीर फिट रहेगा तो मन भी फिट रहेगा। जितने भी आलसी लोग होते हैं, जिनके शरीर से आलस्य करते हैं, उनके मन में भी आलस्य प्रमाद रूप में बैठ जाता है। फिर वो देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं यार हमको भी ये अचीव करना चाहिए, मगर दूसरा मन आलस्य प्रभावित जो होता है वो कहता है रहने दे, छोड़ दे। अब मन के एक तरह से दो स्तर ही होते हैं। परम पूज्य कहते हैं, पूज्य गुरुदेव कहते हैं हम बीच में खड़े हैं, हमारे 2 तल ऊपर है, 2 तल नीचे है। 2 तल हम मानव हैं, मानव होके हम जन्म लिए। अब 2 तल ऊपर क्या है? महामानव, देव मानव। 2 तल नीचे क्या है? पशु मानव, पशु पिशाच। ठीक है। अब हमको डिसाइड करना है, अगर हम रेगुलर इंसानियत के काम करते हैं तो हम इंसान बने रहेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हम महामानव बन सकते हैं, और ज़्यादा प्रयत्न पुरुषार्थ करेंगे तो देव मानव तक भी पहुंच सकते हैं। और अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो आप विश्वास मानिए कि जब हम कुछ नहीं करते, इस स्तर पे भी रहने के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता पड़ेगी।
अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली नीचे फिसलना शुरू करेंगे, तो हम पशुवत पहुंच जाएंगे। और फिर पशुवत से भी अगर वहाँ से भी ऊपर उठने का प्रयास नहीं किया तो पशु से पिशाच बनने में वक्त नहीं लगता। और पिशाच बनने के बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे नीचे कुछ भी नहीं है। तो अब आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग डबल थॉट्स में के शिकार होते हैं। डबल थॉट्स का शिकार मतलब, अगर आप देखते होंगे अगर कोई अच्छा कार्य करना है तो एक मन कहेगा कि हाँ भाई अच्छा करो अच्छा करो अच्छा करो, और दूसरा मन कहेगा कि नहीं भाई छोड़ो हटाओ। मान लो वृक्षारोपण का प्रोग्राम है, मैं आपके पास आई बुलाने के लिए, या मुझे कोई आया बुलाने के लिए, मान लीजिए मैं आम जनता हूँ, बोला बहन जी कल ना रविवार है और वृक्षारोपण है अमुक स्थान पर, आप आ जाइएगा। अब एक मेरे पास अच्छा संदेश आ गया। अब एक मन क्या कहेगा, सही बात है, पर्यावरण दूषित हो रहा है और लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं, चलो हमको कम से कम हम अपने हिस्से की तो जिम्मेदारी निभाएं, चलो वृक्षारोपण लगाते हैं, ठीक है। दूसरा मन क्या कहेगा, अरे छोड़, तेरे एक पेड़ लगाने से क्या उखड़ जाएगा, छोड़ो घर में बैठ के टीवी देखते हैं। अब दोनों मन मेरे ही अंदर है, बाहर से कहीं आवाज़ नहीं आ रही है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम मनुष्य हैं, एक मन का स्तर नीचे की तरफ है और एक मन का स्तर ऊपर की तरफ है। तो जो ऊपर की ओर देख रहा है वो तो मुझे अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा, जो नीचे की तरफ देख रहा है वो क्या कहेगा कि नहीं भाई रहने दे, नीचे भी है, नीचे भी दो लोग हैं, ऊपर भी दो लोग हैं। अब अपनी चेतना को कहाँ पर लेके जाना है आप डिसाइड करिए। अगर मैंने अपने नीचे वाले मन को जो निम्न स्तर का सोच दे रहा है उसको मैंने कहा कि नहीं भाई मुझे जाना है, और मैंने उसको नो कह दिया और अच्छे मन को यस कर दिया और मैं वृक्षारोपण में गई। नेक्स्ट टाइम पे मेरा जो मन जिसने मुझे रोका था वो पुनः रोकने का प्रयास करेगा, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में ज़्यादा दम नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बार बार जाने लग गई, मतलब 8-10 बार मान लीजिए कि मैं गई और वृक्षारोपण मैंने कर दिया, तो मेरा जो निम्न स्तर की सोच वाला मन है वो नो कहना छोड़ देगा, यानी उसका अस्तित्व मिटने लगेगा। मैं जिसको जितनी बार जिस वाले मन को यस यस करूँगी वो उसका स्तर बढ़ता चला जाएगा, जिसको मैं नो नो करूँगी उसका स्तर घटता चला जाएगा। लेकिन अगर मैंने जाने के बजाय निम्न स्तर के मन की बात मान के टीवी देख लूँगी, तो 2-3 बार मैंने ना किया, उसके बाद से मेरे अंदर अच्छे विचार आने ही बंद हो जाएंगे। अच्छे विचारों की एंट्री नो, बुरे विचारों की एंट्री यस हो जाएगी। तो हर वक्त हमें चयन करना पड़ता है। कभी कभी चयन तो सही और गलत के बीच में होता है, तो बहुत आसान है, ये सही है ये गलत है चुन लीजिए। लेकिन जब दो सही के बीच में आपको चुनना हो, यानी एक ये भी सही है और ये भी सही है, ये थोड़ा ज़्यादा सही है ये थोड़ा कम सही है। जैसे सपोज मान के चलिए मैं विद्यार्थी हूँ, वंदना जी म्यूट कर लीजिए। जैसे सपोज मान के चलिए हम दो चीज़ें सही है, मैं विद्यार्थी हूँ, मेरे लिए पढ़ना भी सही है और वृक्षारोपण भी सही है। अब मेरे पास अगर ये प्रस्ताव आया तो यहाँ तो बातें तो दोनों सही है। अगर मैं घर में बैठकर पढ़ रही हूँ तो भी बात सही कर रही हूँ, और मैं वृक्षारोपण लगा रही हूँ तो भी मैं सही कर रही हूँ। तो अब यहाँ दो सही में अंतर आपको करना है और किसी एक को चूज़ करना है, दोनों ही सही है। यहाँ पर काम करती है विवेक बुद्धि, वहाँ पर आपकी जो विवेक होगा वो सही डिसीजन देगा कि आपको कम सही और ज़्यादा सही में से क्या चुनना है। आपका एक मन कहेगा कि भाई देख पढ़ता तो तू रोज़ ही है, लेकिन प्रकृति के लिए भी तो कुछ करना तेरे लिए ज़रूरी है, तो एक काम कर ले, एक नोट्स बना के लेके चल, रास्ते में पढ़ते चले जाना, जितनी देर तक वृक्षारोपण करना उस पर चिंतन करते रहना और आ जाना। एक तो ये तरीका है। दूसरा कहेगा अरे यार छोड़ो बाद में कर लेंगे, आपका ही डिसीजन है, ठीक है। अब दूसरा आता है कि अब निर्णय करना है, दोनों ही गलत हैं। कभी कभी हमारा निर्णय होता है, जैसे सपोज मान के चलिए किसी ऐसी परिस्थिति में आप आ गए हैं कि सामने वाले दोनों ही व्यक्ति गलत हैं, लेकिन आप तटस्थ नहीं रह सकते। यानी लाइक चुनाव, जब चुनाव होता है राजनीति में चुनाव होता है
तो वहाँ पर क्या है, आपके दोनों कैंडिडेट दूध के धुले नहीं हैं, तो आपको क्या करना है, दो गलत हैं, उनमें से कौन कम गलत है उसको चूज़ करना है। वहाँ भी आपको विवेक चाहिए। ऐसे दो रिश्तेदारी है, दोनों ही गलत हैं, दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है। ऐसी परिस्थितियाँ आपके सामने आएंगी। आप कॉर्पोरेट में जॉब कर, देखिए मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रही हूँ और 16 साल से मैं हूँ कॉर्पोरेट में, तो मुझे पता है कि हमें हर तरह से परिस्थिति आती है। दो गलत में से भी चुनना पड़ता है, दो सही में से भी चुनना पड़ता है। तो वहाँ पर भी आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड, आपके पास्ट एक्सपीरियंस, आपने अपने ब्रेन को कितना ट्रेन किया है, उस पर निर्भर करता है। तो आपका शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो और आत्मा स्वस्थ हो, तब आप किसी भी लक्ष्य को, कोई भी असंभव लक्ष्य आप प्राप्त कर सकते हैं। देयर इज़ नथिंग, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि क्या कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बस सीधा सा फार्मूला है, आपको शारीरिक मेहनत दोगुनी करनी है, मानसिक मेहनत चौगुनी करनी है और आत्मिक मेहनत 6 गुनी करनी है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? भाई मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वो नीलामी है, ऑक्शन है। वहाँ पे कुछ भी निश्चित नहीं है कि कितनी योग्यता लगेगी आपकी उस चीज़ को अचीव करने के लिए। तो आपको क्या करना है, सबसे ऊंची बोली योग्यता की लगानी है, सबसे ज़्यादा मेहनत आपको करनी है, तो फिर कर लो। अगर अपने साथ वालों से आप शारीरिक मेहनत दोगुनी कर रहे हैं, मानसिक मेहनत चौगुनी कर रहे हैं और आध्यात्मिक मेहनत 6 गुनी कर रहे हैं, तो सफल कैसे नहीं होंगे आप? तब आप पूछेंगे कि भाई मेहनत कैसे करनी है, शारीरिक मेहनत कैसे करनी है? शारीरिक मेहनत में आपको, आप जो पढ़ रहे हैं उसको आपको लिखना भी पड़ेगा। लिखना आपकी क्या है, शारीरिक मेहनत है। अगर आप फुटबॉलर हैं तो खेल के मैदान पर पसीना बहाना शारीरिक मेहनत है। अगर आप सैनिक हैं, ट्रेनिंग में मेहनत करना आपकी शारीरिक मेहनत है। तो आपको अपने साथी सैनिक से दोगुनी करनी है। खिलाड़ी हैं तो दोगुनी मेहनत करनी है, विद्यार्थी हैं तो दोगुनी मेहनत करनी है। ठीक है, शारीरिक तो हो गया। अब आते हैं मानसिक पे। मानसिक में क्या करना है, कोई भी खेल केवल शरीर से नहीं जीता जाता। खेल जीतते हैं, गोल हम व्यक्ति के दिमाग में करते हैं। अपोनेंट टीम के दिमाग पर अगर आप गोल कर सके तो ही फील्ड पर गोल हो पाता है। शरीर कितना भी फिट, आपने जो पढ़ा था वो समय पर याद नहीं आया तो काम बनेगा नहीं ना। अगर पढ़ाई को टेक्निकल भाषा में कहें, अपलोड इन्फॉर्मेशन एंड व्हेन एवर रिक्वायर्ड डाउनलोड इन्फॉर्मेशन। तो जो आपने पढ़ा था वो समय पर आप डाउनलोड कर ले गए तो आप सफल हैं। तो मानसिक मेहनत आपको चौगुनी कैसे करनी है, आपको अपना टीचर स्वयं बनना है। दोगुनी मेहनत तो आपको एज अ स्टूडेंट करनी है, दोगुनी मेहनत आपको एज अ टीचर करनी है। आपको अपने बार बार एग्ज़ाम लेना है। जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, प्रत्येक महीने अपना आप एग्ज़ाम लीजिए और चेक कीजिए, अपना आत्ममूल्यांकन करिए, आप कहाँ कमज़ोर हैं, कहाँ आपको ज़्यादा करने की आवश्यकता है। एज अ टीचर ऑब्जर्व योरसेल्फ कि मेरी कहाँ पर तैयारी कमज़ोर है, कहाँ पर सही है। एज ए स्टूडेंट सेल्फ मूल्यांकन करिए, एज ए टीचर अपना मूल्यांकन करिए। अगर मैं टीचर होती और मेरा ये स्टूडेंट होता तो मुझे इसको कैसी तैयारी करानी पड़ती। 2 चेयर ले लीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। ये मैं साइकोलॉजी से ग्रेजुएट हूँ, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे सकती हूँ। कभी भी कन्फ्यूज़न हो, मान लो कभी भी लाइफ में कन्फ्यूज़न हो कि मेरी तैयारी कम है, ज़्यादा है, कैसी है, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 चेयर ले सकते हैं। एक चेयर पर टीचर लिख दीजिए मानसिक रूप में, एक टीचर पर लिख दीजिए स्टूडेंट। पहले आप स्टूडेंट के चेयर पर बैठ जाइए और सामने वालों को सोचिए कि वो मेरा टीचर है, तो क्या मेरी जो तैयारी है वो उससे मेरा टीचर प्रसन्न है। ठीक है, अब उस चेयर से उठ जाइए और टीचर वाली चेयर पर बैठ जाइए और उस चेयर पर बैठ के देखिए कि सोचिए कि अगर मैं टीचर होता तो क्या इसकी इतनी तैयारी से मैं खुश होता, कहाँ कमी है।
जब आप अपनी दोनों तरफ से तैयारी करते हैं, मतलब विचारों के फ्लो को एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर दोनों तरफ से आप अगर रोकते हैं, तो आप जिस दिशा में चाहेंगे उस दिशा में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब आता है आत्मिक मेहनत। आत्मिक मेहनत में हम क्या करें? लोग कहेंगे कि भाई ये वैसे भी 10-10 घंटे पढ़ने पड़ते हैं और आप एक में इसमें से आत्मिक मेहनत भी ऐड कर दे रही हैं, बच्चों के पास वैसे ही टाइम नहीं होता। भाई एक चीज़ बताइए, एक कहानी सुनिए। 2 लड़के थे, दोनों को कुल्हाड़ी दे दी गई, बोला जो आज सबसे ज़्यादा पेड़ कट करेगा वो जीतेगा। दोनों को सेम कुल्हाड़ी दी गई थी, दोनों ने काटना शुरू किया। एक लड़का बीच बीच में 5 मिनट का ब्रेक लेता और अपनी कुल्हाड़ी को धार देता, और दूसरा लगातार बिना रुके अनवरत काटते गया। लेकिन जब काउंट हुआ तो जिसने बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक लेके उस पर धार दिया था कुल्हाड़ी पर, वो उससे 3 गुना पेड़ काटने में सफल हुआ। तो पहला वाला शिकायत करने लगा, ये तो बीच बीच में आराम कर रहा था और आप इसको विजयी घोषित कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आराम क्या कर रहा था? वो आराम नहीं कर रहा था, वो अपनी कुल्हाड़ी पर धार दे रहा था। तो वही बात है, आध्यात्मिक अभ्यास का मतलब होता है कि आप अपनी बुद्धि पर कितना धार दे रहे हैं। अब आपको पता है आपको पढ़ने के लिए क्या चाहिए? एकाग्रता चाहिए, फोकस चाहिए, मेमोरी ज़्यादा से ज़्यादा याद करने के लिए मेमोरी कैपेसिटी चाहिए, अपने मन में जो भरे हुए गुबार हैं, टेंशन है, तनाव है, उनको हटाने की व्यवस्था चाहिए, भय है, अगर आप भयग्रस्त हैं, इन सबको हटाना है। तो इसके लिए आपको कहाँ से ताकत मिलेगी? वो तो आत्मा में ही ताकत आएगी ना, प्राण में ही ताकत चाहिए ना, प्राणवान बनना है ना। तो उसके लिए आपको तो मानसिक अभ्यास करना ही पड़ेगा। अब मानसिक अभ्यास में आप क्या क्या कर सकते हैं? मानसिक अभ्यास में सबसे पहला काम आप कर सकते हैं मेडिटेशन। जितनी भी उम्र आपकी है, कम से कम उतने मिनट तो आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। 1 बार करें या 2 बार करें, इट्स अप टू यू। जीवन बचाने के लिए 1 बार काफ़ी है, और जीवन को बेहतरीन जीने के लिए 2 बार मेडिटेशन आवश्यक है। और दूसरा क्या करना है? आपने देखा होगा कितने सफल व्यक्ति होते हैं, एक बिजनेस में घाटा हुआ, भाई साहब ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि वो सफलता तो उनको सिखाई गई, असफलता उनको हैंडल करना उनको सिखाया ही नहीं गया। ये तो वो बात हो गई, ड्राइवर को कहा गया भाई रेस मारियो, मगर ये नहीं सिखाया गया कि भैया जब गड्ढा आए तो ब्रेक भी मारना होता है। ऊंची पहाड़ी पे अगर आपको चढ़ाना है तो आपको रेस और ब्रेक दोनों में सामंजस्य आना चाहिए। आजकल के बच्चों में प्रॉब्लम क्या हो रही है? क्योंकि हम उन्हें रेस देना सिखा रहे हैं, भाई रेस मार रेस मार रेस मार। अरे भाई कहीं कभी ज़रूरत पड़ी तो ब्रेक मारने की चीज़ें हमने सिखाई है। मन को कब भगाना है, कब रोकना है, कब ठहराना है, ये हमको कौन सिखाएगा? ये तो स्कूल में सिखाया नहीं जाता। स्कूल तो हमें इन्फॉर्मेशन लोड करना सिखाता है ना, लेकिन उस गाड़ी को चलाने की क्षमता तो हमें कोई सिखाता ही नहीं है। हमको ब्रेन को कैसे चलाना है? भाई जिस ब्रेन से आप इतना यूटिलाइज कर रहे हो, मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हो, 10-10 घंटे पढ़ा रहे हो, उस ब्रेन की व्यायाम की आपने कोई व्यवस्था कर रखी है? नहीं कर रखी है। आज ही सुबह एक बहन ने मेरे से प्रश्न किया कि हम पूजा करते हैं तो हमारा शरीर भारी हो जाता, मुझे बहुत भारीपन महसूस होता है। मैंने उनको बोला भाई सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप ध्यान करने जा रहे हो तो भारीपन 2 प्रकार का होता है। या तो आपको शरीर के लेवल पे भारीपन लग रहा होगा, या तो मन के लेवल पे भारीपन लग रहा होगा। अब शरीर के लेवल पे आपको भारीपन क्यों लग रहा होगा? आपने कभी व्यायाम नहीं करते होगे, वॉक नहीं करते होगे, आप सिर्फ घर के दिनचर्या के काम करो। अब आपका शरीर फिट है नहीं और आप बैठ गए, अंदर की जो मांसपेशियां हैं उनके ब्लड संचरण की प्रॉपर व्यवस्था है नहीं, वो बेचारी जैसी तैसी काम कर रही हैं। अब आप बैठ गए। जब हम बैठते हैं तो शरीर में हमारे धरती का गुरुत्वाकर्षण हमारे पूरे शरीर को खींचता है। अब वो ब्लड सर्कुलेशन चूंकि आपका प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर पाइपिंग उसकी डिस्टर्ब होकर रखी है, शरीर भारी हो जाएगा। आप ध्यान करिए, जब मंत्र जप करिए, आपका शरीर भारी होना ही है। विद्यार्थी हैं, पढ़ने बैठिए, आपके शरीर में भारीपन आएगा ही आएगा। तो क्या करना है भाई? व्यायाम करना पड़ेगा, आपको अपने शरीर को फिट रखना पड़ेगा। भाई ग्लास में फोड़ दूँ, इसमें ग्लास में होल कर दूँ तो इस ग्लास में पानी टिकेगा क्या? नहीं टिकेगा ना। जब ग्लास सही होनी ज़रूरी है पानी भरने के लिए, तो आप कैसे सोच सकते हो कि बिना आपका शरीर स्वस्थ हुए आप पढ़ लोगे या मेडिटेशन कर लोगे, ध्यान कर लोगे?
अब दूसरा आता है, अगर मान लीजिए आपका शरीर स्वस्थ है, मन भारी हो रहा है, मन में बहुत भारीपन है। भाई मन में भारीपन है तो इसका अर्थ ये है कि आपके मन में कोई दबी इच्छाएं हैं, दबी भावनाएं हैं, कोई क्रोध है, आक्रोश है, ईर्ष्या है, वो भरा हुआ है। जैसे ही आप ध्यान करने बैठते हैं वो बबल मार के ऊपर उठता है और आप उसको ध्यान से दबाते हैं तो क्या क्या हो रहा है, प्रेशर कुकर की सिचुएशन हो जा रही है। प्रेशर कुकर बन गया है, भाप अब कभी भी फट सकता है। फिर आप कहेंगे भाई ध्यान नहीं लगता। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चीज़ है कि अपने अंदर का जो निष्कासन तप, परम पूज्य गुरुदेव ने बताया हुआ है, चंद्रायण साधना जिन्होंने की होगी उनको निष्कासन तप के बारे में पता होगा, या जो क्रिश्चियन की टीवी सीरियल देखा होगा उनको भी पता होगा, एक कन्फेशन शब्द होता है। उसमें क्या है कि आपके मन में क्या विचार चल रहा है, भाई अपने अंदर की समझो, अपने आप को समझो कि क्या चल रहा है मन में। कहीं मेरे अंदर किसी चीज़ के लिए भय तो नहीं है, किसी चीज़ के लिए ईर्ष्या तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर अपने अंदर के विचारों को आप जान जाएंगे तो आप क्या करेंगे, ठीक है आप उसको कागज़ में लिखिए। कुछ चीज़ें हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, ठीक है मत शेयर करिए, भगवान से तो शेयर कर ही सकते हैं, उसको कागज़ में लिख लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी से भी एक बार अक्षय कुमार ने इंटरव्यू लिया था तो उनसे पूछा था, भाई जब आपको बहुत ज़्यादा भड़ास हो जाती है, मन करता है ज़ोर ज़ोर से गाली दे दें सामने वाले को, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? क्योंकि आपका तो शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप किसी से कुछ बोल नहीं सकते ऐसे। तब उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता था, जो भी घटना होती थी मैं पूरी डिटेल में लिखता था, उसके बाद उसको फाड़ के रख देता था। किससे शेयर करूँगा, भगवान से ही शेयर। तो यही निष्कासन तप में भी है, आपके अंदर में जो भावनाएं, आपने जो गलती की है, जो आपके अंदर गिल्ट है, जो आपके अंदर परेशानी है, जो आपको सास बहू का झगड़ा है, जो आपका मैनेजर बॉस का झगड़ा है, वो सब आप लिख डालिए और कागज़ में जला दीजिए। मन को खाली करिए, फिर ध्यान कीजिए, बहुत बढ़िया ध्यान लगेगा, कोई भारीपन महसूस नहीं होगा। पढ़ाई कीजिए, कोई भारीपन महसूस नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए आप किसी से इश्क कर रहे हैं, अब आपका चित्त तो लड़की पे लगा है या आप लड़के पे लगा है, भैया पढ़ाई कैसे होगी? डाइवर्टेड माइंड कैन नॉट अचीव द गोल। अगर आपका मन डाइवर्टेड है तो आप नहीं कर सकते। दो नाव पे एक साथ सवारी संभव नहीं है। तो क्या करना है भाई, आपको क्या कर सकते हैं, बारी बारी कर सकते हैं। हम अपने मन को ऐसे, मैं नहीं कह रही कि आप इसका प्रेम सब बंद कर दीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप प्रायोरिटी तय कर दीजिए कि जब आप प्रेम कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं फ़ोन पे, तो आप फ़ोन पे बात करिए, तब पढ़ाई मत सोचिए। श्याम जैन साहब म्यूट करिए फ़ोन प्लीज़। तो जब आप बात कर रहे हैं तो सिर्फ बात करिए, फिर आप पढ़ाई मत सोचिए। और जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई करिए, लड़की या अपने प्रेमी को मत सोचिए। जब आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाइए, पढ़ाई मत सोचिए। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो खाना मत सोचिए। जहाँ शरीर है वहीं मन होना चाहिए। उपस्थित के साथ उपलब्ध होने का प्रयास करिए। चाय पी रहे हैं, हमारा मन क्या करता है, हम चाय पी रहे हैं तो पढ़ाई का सोच रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो चाय की इच्छा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप जहाँ हैं वहीं उपस्थित के साथ उपलब्ध होने का आपको प्रयास करना है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आप तन मन और आत्मा से एकाकार होकर कोई भी कार्य करेंगे तो उसकी सफलता कोई रोक ही नहीं सकता, उसमें आप सफल होंगे ही होंगे। और एक प्रश्न और आया था मेरे पास कि दिमाग तेज करने के लिए क्या करना चाहिए। मेरी उम्र 30 वर्ष है, ठीक है भाई। एक चीज़ ज़िंदगी में ध्यान रखिए कि जब हम छोटे होते हैं तो गीली मिट्टी है, जल्दी से आकार बन जाता है, लेकिन पत्थर पे भी तो मूर्ति बनाई जा सकती है ना। ऐसा तो नहीं है कि पत्थर मूर्ति नहीं बना सकती, गीली मिट्टी में ही मूर्ति बनती है, बट बनाने का तरीका अलग हो जाता है। मिट्टी को मोल्ड करके मूर्ति बनाना अलग सिस्टम है, पत्थर पे घिसाई करके मूर्ति बनाने का अलग सिस्टम है। तो आप बच्चे वाले सिस्टम से तो अपनी कैरियर को दिमाग अभी तेज नहीं कर सकते, वो बच्चा वाला सिस्टम गया। अभी आपको क्या करना है, बड़े वाले सिस्टम में आपको डबल प्रयास करना है। गीली मिट्टी से मूर्ति बनाने में कम मेहनत लगती है, पत्थर से मूर्ति बनाने में ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। पत्थर ये कह दे कि भाई हम कष्ट नहीं सहेंगे, हम पे छेनी हथौड़ा मत चलो, मूर्ति बना लो। इज़ इट पॉसिबल? नहीं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करके आप सफल हो सकते हैं। दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो तरह तरह से
उम्र के कौन कौन से पड़ाव में कौन नई नई चीज़ें अचीव की हैं। तुलसीदास जी ने तो शायद 90 वर्ष में अपना रामायण रामचरितमानस कंप्लीट किया। तेलंग स्वामी ने कितने, लगभग जिस उम्र में लोग संन्यास लेते हैं उस उम्र में तो उन्होंने गुरु दीक्षा ली थी, फिर वो इतने योग विभूति बने। तो आप उम्र पे मत करिए, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। कम उम्र है, कम मेहनत में हमारा काम चल जाएगा, हमारा दिमाग तेज हो जाएगा। अब दिमाग तेज करने के लिए जो सबसे सरल तरीका गुरुदेव ने अपनी बुक में बताया है, अधिकतम अंक कैसे पाएं और बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि में, सबसे पहला है कि आप गणेश योगा कीजिए। दोनों कान पकड़ के और उठक बैठक जैसे स्कूलों में पहले पुराने ज़माने में लगाई जाती थी, दादी नानी से पूछ लीजिए, सभी आपको बता देंगे। कान पकड़ के उठक बैठक लगानी है, ठीक है। एक्चुअली प्राचीन समय में दंड नहीं दिया जाता था, योग व्यायाम कराया जाता था दंड के माध्यम से, जिससे कि बच्चों की बुद्धि का विकास हो। तो ये एक तो ये हो गया। दूसरा आपको क्या करना है, आपको 2 ध्यान में से जो अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। एक तो आपको उगते हुए सूर्य का ध्यान करना है, उसमें आपको ये ध्यान करना है कि आप सूर्य में प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य आप में प्रवेश कर रहे हैं। यू आर एनलाइटेड लाइक अ सन, आप सूर्य की तरह प्रकाशित हो गए हैं, ठीक है। तो आप एक तो ये वाले ध्यान पे जा सकते हैं। इस ध्यान का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होता है कि एक होता है, इस ध्यान से सबसे ज़्यादा प्रभाव क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन के अंदर अंधेरा है, हमारे जो मन के अंदर अंधेरा है, जब हम सूर्य का ध्यान करते हैं तो सूर्य के प्रकाश को हम बार बार जब सोचते हैं तो सूर्य की रोशनी हमारा जो ब्रेन है उसके उन भागों तक भी जाता है जो कभी यूटिलाइज नहीं हुआ होता है। तो हमारा ब्रेन उन लोगों से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है जो लोग ध्यान नहीं करते हैं, तो सूर्य से प्रकाशित होता है। तो एक तो ये ध्यान आप कर सकते हैं। दूसरा आप ध्यान कर सकते हैं आती जाती श्वास का। इसमें क्या है कि आप जैसे चौकीदार है, चौकीदार कंपनियों में आपने देखा होगा, चौकीदार का क्या काम क्या होता है, गाड़ी आई और गई वो नोट कर लेता है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि गाड़ी BMW थी, नॉर्मल गाड़ी थी, कौन सी गाड़ी थी, उसने गाड़ी नोट की, क्यों आए हैं नोट कर लिया, बस ख़त्म। मतलब वो वॉच कर रहा है। उसी तरह आपको अपनी सांस को वॉच करना है, और आपको वॉच करते समय भावना क्या करनी है, यू हैव टू ऐड सम इमेजिनेशन ऑन इट। आपको थोड़ी सी भावना क्या करनी है कि पूरे ब्रह्मांड में जो समस्त ज्ञान है वो मेरे भीतर प्रवेश कर रहा है, और जब मैं सांस छोड़ रहा हूँ तो मेरे अंदर की सारी अज्ञानता बाहर जा रही है। जितनी भी आपकी एज है उतने मिनट आपको ध्यान करना है। अगर यू आर 16, आप 16 साल के हैं तो आप 16 मिनट का ध्यान करिए। अगर आप 25 ईयर्स के हैं तो आप 25 मिनट्स का ध्यान कीजिए। आपको बस उतने देर तक आपको आती जाती श्वास का आपको एक वॉचमैन बनना है और सोचना है कि मेरे अंदर ब्रह्मांड की सारी पावर आ रही है, मैं बहुत इंटेलिजेंट बन रहा हूँ, मैं दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, मुझसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति तो इस संसार में है ही नहीं। मैं जो चाहूँ वो अचीव कर सकता हूँ। जितनी पॉजिटिविटी आप सोच सकते हैं सांस को ध्यान में रखते हुए उसको करिए। ये जो दो ध्यान हैं जो विद्यार्थियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं और इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। एक काम आपको और करना है। कब हम लोग क्या करते हैं भाई, टीवी देख रहे थे, टीवी देखते देखते फिर अचानक टीवी बंद करी, पढ़ने बैठ गए। आप खाना टीवी देखते देखते ऐसे ही खाने बैठ जाएंगे, हाथ धोते हैं कि नहीं धोते हैं? धोते हैं ना। तो दिमाग धोया पढ़ने से पहले? आप बोलेंगे दिमाग कैसे धोएंगे भाई ये क्या बात हुई, दिमाग कैसे धोएंगे? हाँ भाई, सैनिटाइज आजकल आप लोग कोरोना से बचाव के लिए इतने ज़्यादा सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, दिमाग के सैनिटाइजेशन की व्यवस्था नहीं करेंगे? बिल्कुल करनी पड़ेगी। क्या करना है आपको? सबसे अच्छा चीज़ है कि आप कम से कम 5 बार प्राणायाम करेंगे और एक मंत्र लेखन की पुस्तिका रख लीजिए या नॉर्मल कॉपी रख लीजिए। एक बार राइट हैंड से और एक बार लेफ्ट हैंड से आप गायत्री मंत्र लिख डालिए, उसके बाद पढ़ने बैठिए। देखिए, आप इसको ट्राई करके देख लीजिए, आपको 101% फ़ायदा होगा। मैं 100% की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, 101% फ़ायदा करेगा, क्योंकि ये मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई किया है। भाइयों बहनों,
मैं इंजीनियर हूँ, 8वीं के बाद कभी स्कूल नहीं गई हूँ, मैंने सारी पढ़ाई खुद से करी है। हमारे गांव में लाइट भी नहीं थी, ठीक है। तो ये वो मैं आपको ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला बता रही हूँ, सफलता गारंटीड बता रही हूँ कि अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो कहीं से भी अपने ब्रेन को स्विच करिए। आप पढ़ने बैठने रहे हैं तो ब्रेन को पता होना चाहिए कि आप पढ़ने बैठ रहे हैं। शरीर बैठ गया है, मन बैठा है कि नहीं? शरीर तो प्रेजेंट हो गया है, मन को प्रेजेंट करना है। तो क्या करना है, आपको बताना है। आपको उसको हैबिट डाल दीजिए। जैसे कहते हैं ना, सायरन बज गया तो मतलब कहीं आग लगी है, आप जान जाते हो ना, आपको कुछ बताने की ज़रूरत है। सायरन बजा मतलब आग लगी है। और घंटी बजा, किसी भी स्कूल में जाइए और अचानक आप उसकी घंटी बजा दीजिए तो बच्चे क्या करेंगे? टीचर से पूछेंगे कि मैं क्लास से बाहर जाऊँ या नहीं, वो निकल लेंगे। उनको क्या पता है, घंटी का मतलब छुट्टी। वैसे ही ब्रेन को आप ये बता दीजिए कि अगर मैंने 5 बार प्राणायाम किया और गायत्री मंत्र लेखन राइट लेफ्ट से किया, इसका मतलब मैं पढ़ने के लिए बिल्कुल फोकस्ड हूँ। तो जब आप ब्रेन को ये आदत दिलवा देंगे तो ब्रेन पढ़ने बैठ जाएगा। उसका सैनिटाइजेशन, हाथ साफ हो गया, ब्रेन का सारे कचरे दिमाग के साफ हो गए, अब वो पढ़ने बैठ गया। इसका हम लोगों ने एक बहुत अच्छा टेस्ट किया था साइकोलॉजी में, चूहों पर किया था। चूहों को जब एक घंटी बजाते उसके बाद खाना देते तो चूहों को उस घंटी से इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई थी कि जैसे ही घंटी, वो कुछ भी कर रहे होते, जैसे ही घंटी बजती तो उन्हें पता चल जाता कि खाना मिलेगा। तो जब पशु पक्षी भी उससे अटैच हो जाते हैं, हमारा ब्रेन भी अटैच हो जाता है, तो हम अपने ब्रेन को एक हैबिट डाल दें। पढ़ने बैठने से पहले हमें ये करना है। आप ऑफिस का काम करने जा रहे हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मतलब होता है कि उसको उसके ब्रेन को प्रोग्रामिंग करनी है जो इजी कभी भी नहीं होती। तब उसको क्या करना है, उसको सिंपल सा तरीका है, वही अपने ब्रेन को एक हैबिट दिला दीजिए कि हम 5 बार प्राणायाम करने जा रहे हैं, गायत्री मंत्र लेखन एक राइट और लेफ्ट से करने जा रहे हैं, अब करने जा रहे हैं। तो ब्रेन आपका जान जाएगा कि अब ये काम करने जा रहा है, अब इसको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ध्यान को डाइवर्ट नहीं करना है। आप ध्यान करने जा रहे हैं, ठीक है, आप पूजा करने जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, षट कर्म जो गुरुदेव ने बनाया उसको स्किप कर जाते हैं। वो उसका मनोवैज्ञानिक समझते ही नहीं अर्थ कि भैया वो सारे ब्रेन को पूरी कमांड देने के लिए है कि भाई शरीर तन मन धन से पूजा के लिए एक्शन में आ जाओ। कुछ लोग प्राणायाम ही नहीं करते, रोज पूरे षटकर्म में भी प्रॉपर नहीं करते, मंत्रों को प्रॉपर नहीं करते, और फिर चाहते हैं ध्यान लग जाए, माला हो जाए। अरे कैसे संभव होगा भाई? आप चाहते हो, प्रोसेस आपने ठीक से अप्लाई नहीं करी। ठीक है, मैं आपको खाने के लिए दे दूँ, सब्जी बनाने के लिए दे दूँ, आलू तेल मसाले सब कुछ दे दूँ, लेकिन आप क्या करें कि तेल सब्जी मसाला सब एक साथ कढ़ाई में डाल दीजिए, सब्जी अच्छी बनेगी? नहीं बनेगी। उसमें सिस्टम होता है कि तेल के बाद, गर्म होने के बाद तब ये डलेगा, तब ये डलेगा, तब ये स्वाद आएगा। तो इसी तरह अपने ब्रेन के लिए एक सिस्टम बनाइए कि उसको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब तक पढ़ाना है। ब्रेन का प्रोग्राम आप लोगों को पता होगा, आपने पढ़ा होगा। तो ब्रेन 40 मिनट के बाद 41वें मिनट से पहले वाले चीज़ को भूलने लग जाता है। तो आपको क्या करना है, 40 मिनट में उसको ब्रेक देना पड़ेगा, उसको फुल स्टॉप देना पड़ेगा कि भाई आपने अभी तक जो पढ़ा 40 मिनट तक, उसको मेमोराइज़ करिए। हम आपको अब नेक्स्ट टॉपिक 5 मिनट के ब्रेक के बाद देंगे। अब उस 5 मिनट में क्या करना है, टीवी देखने नहीं लग जाना है। उस 5 मिनट में आपको अपने मन को मेडिटेट करना है। आप आती जाती श्वास पे ध्यान कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, जो मैंने बताया प्रोसेस कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पानी पी लीजिए, फिर पढ़ना बैठ जाइए। अब जो नेक्स्ट बार आप पढ़ने शुरू करेंगे तो पहले वाला भूलेगा नहीं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम इसको समराइज़ करें, जो अभी तक हमने डिस्कस किया, उसको हम अगर एक क्रमबद्ध तरीके से में समराइज़ करते हैं, तो पहला हमारा नियम आता है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, तो क्या चाहिए में हमको ये पता होना चाहिए कि हम ऑक्शन में टीवी खरीदने जा रहे हैं या नॉर्मल दुकान में टीवी खरीदने जा रहे हैं। तो ऑक्शन में जा रहे हैं तो आपका कीमत का कोई भरोसा नहीं है, वहाँ पर आपकी कोई तैयारी आपने कितनी करी है इसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। इसलिए आपको लोगों से
बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल टीवी खरीदने जा रहे हैं तो भाई जितनी की टीवी है उतनी में आपको मिल ही जाएगी। तो उसी तरह अगर आपको सफलता के लिए आपने क्या कैरियर चूज़ किया है तो उस कैरियर के लिए आप अपनी तैयारी करके जाइए, पूरी तैयारी करके जाइए और डबल तैयारी करके जाइए, क्योंकि इस दुनिया में कभी भी कुछ भी निश्चित नहीं है। दूसरा, आपको पता होना चाहिए अपना ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिए, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाट ऑल रिसोर्सेज नीडेड एंड व्हेन, कब तक आप करना है, एंड आर यू रेडी टू पे कॉस्ट फॉर दैट। आप अपने समय का कीमत, अपना आलस्य, अपना नींद सब त्याग सकते हैं उसके लिए, तो यू विल अचीव दैट गोल, सफल हो जाएंगे। और आपको क्या करना है, भटकाव से कैसे बचेंगे। सबसे पहली चीज़ है, अगर आप विद्यार्थी हैं तो दूसरों को अभी ज्ञान देने का समय नहीं आया है, ठीक है। अगर आप किसी को ज्ञान देंगे आप फालतू में उलझेंगे, किसी की लड़ाई सुलझाने जाएंगे आप फालतू में उलझेंगे। मान लीजिए कभी कभी आपकी गलती नहीं भी है और सामने वाला आपको बताने जा रहा है, अब आपको देखना है कि अगेन सही और गलत, दो सही में कौन सा करना है, दो गलत में क्या करना है। आपको देखना है कि अभी आपके लिए क्या ज़रूरी है, समय बचाकर पढ़ना या टाइम वेस्ट करके उलझना। डिसीजन लीजिए और उसके हिसाब से एक्शन करिए। अगर आपको भय लग रहा है पता नहीं मैं पास होऊंगा कि नहीं, तब आप कृष्ण भगवान की बात याद रखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। रूट पर काम करो, फ्रूट ऑटोमेटिकली आएगा। जो लोग ऑक्शन पे जाते हैं तो उनको ये नहीं पता होता है कि हम जो खिलाड़ियों के ऑक्शन पे जाते हैं उनको नहीं पता होता कि ये खिलाड़ी हमें मिलेगा ही, लेकिन वो अपना प्रयास पूरा करते हैं ना। तो हमें भी अपने हाथ में प्रयास करना है। आप प्रयास करिए, डर के क्या करेंगे। ट्रेनिंग में इतना पसीना बहाइए कि युद्ध के मैदान में खून कम गिरे। पढ़ने की इतनी तैयारी कीजिए कि एग्ज़ाम में भय कम आए। भयभीत तभी इंसान सबसे ज़्यादा होता है कि जब वो मानता है कि उसकी तैयारी अभी पूर्ण नहीं है। फिर भी अगर आपकी तैयारी भी पूर्ण नहीं है, फिर भी आप अगर मैदान में उतर गए हैं तो फल की चिंता छोड़कर आप ये सोचिए कि हम अपने जीवन का आज बेस्ट देंगे, क्योंकि भय से तो आपको वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई लाभ तो है नहीं। जिस चीज़ का कोई लाभ नहीं है तो उसको करके फ़ायदा क्या है, ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, टिप्स एंड टेक्निक्स हैं। आपको अपने समय को कैसे मैनेज करना है, अपनी योजनाएं बनानी हैं। और जैसे कि हमने शुरू में ही डिस्कशन किया था कि भाई 40 किलोमीटर 1 घंटे में अगर आपको पहुंचना है तो आधे घंटे में कम से कम 20 किलोमीटर तक तो आपको पहुंचना पड़ेगा ही। अगर आपका कोई कोर्स मटेरियल है, कोई तैयारी है, कोई जॉब का है, चाहे कोई भी मैटर, किसी भी चीज़ में आपको सफल होना है तो आपको अगर टाइम लिमिट पता है, उस टाइम लिमिट में आपको पता है कितनी मेहनत करनी है, तो उस बड़े गोल को शॉर्ट गोल में कन्वर्ट करके स्मॉल गोल्स में माइलस्टोन चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। इसके बाद इस बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। ओम शांति। अब आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसका जो भी प्रश्न है पूछिए।